Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 19 सितंबर. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. एक साइड मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है, दूसरी साइड लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं. आपको बताना है कौन सी मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जिस लीडर के सामने लिखी हुई है क्या वो उससे एसोसिएटेड है या नहीं है. फर्स्ट है हमारे पास ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग. महात्मा गांधी से रिलेटेड है या नहीं है, इसके लीडर थे या नहीं थे वो आपको बताना है. ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती. थर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर. विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड. आपको बताना है 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 या 3. ABCD आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. ये आप तीनों ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, इनके लीडर्स देख लीजिए, कौन सी किसके साथ एसोसिएटेड है ये आपको आंसर ज़रूर देना है. इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं. जस्टिस दैट इज नॉट रूटेड इन इक्विटी इन सोशल वेलफेयर एंड इन कम्युनिटी इज नॉट जस्टिस एट ऑल. किसकी क्योट है ये? डीरे मैकेसन की. ये आपको नोट डाउन करके रख लेनी है. आपको GS पेपर 2 में हेल्पफुल हो सकती है एथिक्स से, और एथिक्स में भी ये हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है NSCN-IM की सेंटर के साथ पीस टॉक्स रिज्यूम होने वाली हैं. ये पूरा का पूरा इशू नागा पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड है, तो हम इसका पूरा बैकग्राउंड समझ लेंगे तो आपको ये न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्या पीस टॉक्स हो रही हैं, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा. आपको पूरा डिटेल से बताती हूँ. सबसे पहले आपको नागाज़ के बारे में पता होना चाहिए. नागाज़ हिल पीपल हैं, पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं, जिनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 2.5 मिलियन, जिसमें से नागालैंड में मिलती है 1.8 मिलियन, मणिपुर में मिलती है 0.6 मिलियन और अरुणाचल स्टेट्स में मिलती है 0.1 मिलियन. ये माउंटेनियस और रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो कि असम और बर्मा के बीच के एरियाज़ है. बर्मा मतलब म्यांमार. म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है, तो आपको पता होना चाहिए कि असम और म्यांमार के बीच का जो माउंटेनियस एरिया है, जो कि काफ़ी रिमोट एरिया है, वहाँ ये लोग रहते हैं. ये पीपल बर्मा में भी पाए जाते हैं, म्यांमार में भी पाए जाते हैं नागा ग्रुप्स. ये कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं है. नागा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक ट्राइब की बात कर रहे हैं, बल्कि ये एक एथनिक कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जो कि नागालैंड और उसके आसपास की स्टेट्स में रहती हैं. नागाज जो हैं वो इंडो मंगोलॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं. मतलब हमें पता है मंगोल्स ने अटैक किया था, तो उस टाइम जो इंडो मंगोल के कम्बिनेशन से जो जनरेशन्स आ रही हैं, उन्हीं में से नागा एक है. 19 मेजर नागा ग्रुप्स देखे जा सकते हैं. नागा ट्राइब्स 19 है. आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए. हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए, किसी 3 या 4 का नाम दे दें और पूछ लें ये क्या है, कौन सी ट्राइब से रिलेटेड हैं, तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए. नाम देख लेते हैं. ओस, अंगामीज, चांग्स, चाकेसंग, कबुइज, कचारीज, खेन मांगास, कोन्याक्स, कुकीज, लोथास, माओस, मिकीर्स, फोम्स, रेंगमास, संगतम्स, सीमास, ठंकुल्स, यामचुंगर और जीलियांग. हल्का सा नाम आपको इनका ध्यान रखना है. बैकग्राउंड देख लेते हैं कि नागालैंड में जो इंसर्जेंसी चल रही है, नागा पीपल्स में जो इंसर्जेंसी हो रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है. सबसे पहले ये जो नागा हिल्स वाला एरिया है, ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट 1881 में बना था. और इन सभी नागा ट्राइब्स को, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज़ में बिखरी हुई थी, अलग अलग एरियाज़ में रहती थी, इनको एक साथ लाया गया और इनको एक नागा क्लब के अंडर ला दिया गया, सो दैट इनको जो स्कैटर्ड ट्राइब है, इनको किसी एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जा सके. उसके लिए नागा क्लब बनाया गया 1918 में. और नागा क्लब के आने से हुआ क्या कि इन लोगों में नागा नेशनलिज्म की एक फीलिंग जाग गई कि हमारा तो एक सेपरेट नेशन होना चाहिए. ये फीलिंग नागा क्लब की वजह से इन लोगों के अंदर जाग गई, और इसी फीलिंग को लेके इन्होंने 1946 में इस क्लब का नाम नागा नेशनल काउंसिल रख दिया. मतलब इसको एक काउंसिल में इवॉल्व कर दिया. अंगामी जापू फिजो की लीडरशिप में ये जो NNC है, नागा नेशनल काउंसिल, इसने नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था 14 अगस्त 1947 को, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले. और वहाँ 1951 में एक रेफरेंडम करवाया गया, जहाँ उन्होंने ये क्लेम किया कि 99.9% नागाज जो हैं वो एक सॉवरेन नागालैंड चाहते हैं. मतलब अपने लिए एक अलग से नागालैंड कंट्री बनाना चाहते हैं. हम लोग इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते. नागालैंड को स्टेटहुड मिला 1963 में, और नागालैंड को बनाया गया जो असम के
नागा हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट थे उनको निकाल के, प्लस जो नीफा जिसको अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से हम जानते हैं उसके कुछ एरियाज़ को मिला के नागालैंड को स्टेट बनाया गया। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ। एनएनसी और एनएफजी, ये जो नागा फेडरल गवर्नमेंट थी, इन्होंने ये एग्री किया कि ये आर्म्स नहीं उठाएंगे। ये लोग हमारी जो आर्मी थी उनके ऊपर हमला करते थे, तो इन्होंने इनके कुछ फैक्शंस ने, कुछ इनके पीपल ने ये कह दिया शिलोंग अकॉर्ड में कि हम आर्म्स नहीं उठाएंगे, हमने आर्म्स गिव अप कर दिए। ये जो थ्युंगगेलेंग मुहिवा के ग्रुप था, एक 140 मेंबर्स इसमें थे। ये चाइना में रहते थे खुद तो, और इन्होंने शिलोंग अकॉर्ड को मानने से मना कर दिया और वहाँ इन्होंने 1980 में फॉर्मेशन की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN की। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। 1980 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन 1988 में NSCN में स्प्लिट हो गया एक वायलेंट क्लैश के बाद, और ये डिवाइड हो गई NSCN-IM और NSCN-K। और यहाँ इस आर्टिकल में बात हो रही है NSCN-IM। तो आपको पता चल गया ये NSCN-IM है क्या, कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ है। धीरे धीरे जैसे NNC फेड अवे हुई, गायब होती गई नागा नेशनल काउंसिल, और जब फिजो लंदन में 1991 में इनकी डेथ हो गई, तो NSIMCN जो है वो ये जो नागा रीजन में सभी इंसर्जेंसीज को अंजाम देने वाली टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से कह सकते हैं टॉप ग्रुप कह सकते हैं, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज कहा गया। क्या डिमांड है नागा ग्रुप्स की? नागा ग्रुप्स की डिमांड सबसे बड़ी ये है कि एक ग्रेटर नागालिम बनाया जाए, कि नागालैंड को एक सॉवरेन स्टेटहुड दिया जाए, इसको अलग से एक कंट्री का दर्जा दे दिया जाए, अलग से इसको सॉवरेन मतलब अपने ये जो अफेयर्स हैं खुद डील करेगा, खुद उनको टैकल करेगा, और जो भी नागा इनहेबिटेड एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंदर ला दिया जाए। ये इनकी डिमांड है सबसे बड़ी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नागास जो हैं वो काफ़ी स्टेट्स में फैले हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार में भी। इनकी डिमांड ये भी है कि इन्हें एक सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और नागा नेशनल फ्लैग चाहिए। पीस इनिशिएटिव्स क्या लाए गए हैं, इनके साथ बातचीत कब कब की है? एक तो मैंने आपको बताया शिलोंग अकॉर्ड 1975 में लाया गया था, जब शिलोंग में एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया जिसमें NNC के लीडर्स ने आर्म्स को गिव अप करने का डिसीजन लिया था, लेकिन कुछ लीडर्स ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से NNC में स्प्लिट देखा गया, और स्प्लिट से ही ये निकल के आई थी ऑर्गेनाइजेशन NSCM, आपको पता है, मैंने आपको बताया। फिर 1997 में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट लाया गया, जहाँ NSCN-IM ने एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हमारी गवर्नमेंट के साथ साइन किया, जहाँ इन्होंने ये एग्री किया कि इंडियन आर्म्स फोर्सेस पे अटैक नहीं करेंगे। बदले में गवर्नमेंट जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाती थी उनको बंद कर देगी। अब ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो बदले में हमारी गवर्नमेंट भी इनके ऊपर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा हम लोग उनको भी स्टॉप कर देंगे। फिर 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये अभी रिसेंट का है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागास की यूनिक हिस्ट्री, कल्चर और पोजीशन को रिकॉग्नाइज कर लिया, और इनके जो सेंटीमेंट्स हैं और इनके एस्पिरेशंस हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया। स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी रिसेंटली उसने ये डिसाइड किया था कि नागालैंड के लिए एक रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स बनाया जाएगा, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, तो ये डिसीज़न अभी होल्ड पे, अभी ऐसा कोई इस पे काम नहीं चल रहा है। अब नागालैंड की बात हो रही है तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, इनर लाइन परमिट की। इनर लाइन परमिट नागालैंड से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है, आज ये न्यूज़ में नहीं आया है। इनर लाइन परमिट होता क्या है? ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जब भी किसी नॉन रेजिडेंट, कोई दूसरे स्टेट का रेजिडेंट है, उसको नागालैंड में जाना है, सॉरी नागालैंड में नहीं, किसी स्टेट में जाना है, तो उसको ये इनर लाइन परमिट का डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट कह सकते हैं, वो चाहिए होगा उस स्टेट को विजिट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये नॉन रेजिडेंट्स को किसी स्टेट में एंट्री दिलाता है। 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की जहां इनर लाइन परमिट चाहिए अगर आपको उनमें जाना है तो, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नागालैंड देखो यहाँ आया है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है इनर लाइन परमिट वाले टॉपिक को। बाकी तीनों आपको पता होना चाहिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अब आपके लिए क्वेश्चन है 6 शेड्यूल में आपको पता है 4 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्या 6th शेड्यूल की जो स्टेट्स हैं उन सभी में इनर लाइन परमिट होल्ड करती है या नहीं? आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना है। बेसिक है, बिल्कुल स्टेटिक पार्ट से रिलेटेड है, और यहाँ मैंने आपको चारों स्टेट्स बता दी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको पता है या नहीं है
कि 6th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, उससे आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अब आपको ये और पता होना चाहिए कि 4 स्टेट्स के साथ साथ लक्षद्वीप एक ऐसा आइलैंड है जिसमें एंटर करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत कम न्यूज़ में आता है, और स्टेट्स के बारे में तो आता रहता है, लेकिन लक्षद्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट चाहिए। और इनर लाइन परमिट ही डिसाइड करती है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितने ड्यूरेशन के लिए रहेंगे और कौन कौन से एरियाज़ में आपको एक्सेस दिया जाएगा। मतलब आप सभी एरियाज़ में नहीं जा सकते, जोन से एरिया में इनर लाइन परमिट आपको अलाउ करेगी उसी में आप जा सकते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है लंपी स्किन डिजीज से, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है, इसको हम कवर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिर से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि 2019 में भी लंपी स्किन डिजीज़ आई थी, लेकिन अब जो ये वायरस आया है, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस आया है, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है उस वायरस से जो कि 2019 में आया था। और इससे हमारी जो नई वैक्सीन डेवलप हो रही है इन कैटल की सेफ्टी के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं कि क्या वो प्रोटेक्टिव है भी या नहीं। इसके लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के 177 वेरिएंट्स देखे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे वेरिएंट्स के लिए वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। और 2022 में काफ़ी सारे जेनेटिक वेरिएशंस इस वायरस में देखे गए हैं, और ये माना जा रहा है कि ये सभी डिस्टिंक्ट लीनिएज के हैं, मतलब इनका फॉर्म, इनका स्ट्रक्चर सभी डिफरेंट है। इसलिए एक वैक्सीन इन सभी पे काम करे ऐसी वैक्सीन बनाना मुश्किल हो रहा है। एक वैक्सीन है जो लंपी स्किन डिजीज़ के लिए इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की थी, उसका नाम था लंपी प्रोवैक्इंड। ये वैक्सीन थी, इसी का यूज़ अभी किया जा रहा है। इसका यूज़ मेनली 2019 में किया गया था, अब भी इसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि अभी हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन है अवेलेबल नहीं। अभी जो हमारे पास करंटली वैक्सीन्स हैं, आपको एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, जो लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है ना, इससे केवल लंपी स्किन डिजीज़ ही नहीं होती है, इससे गोट पॉक्स और शीप पॉक्स जैसी डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो हमारे पास गोट पॉक्स और शीप पॉक्स के लिए तो वैक्सीन्स हैं, लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है। और ये इस बार वाले में 2022 वाले लंपी स्किन डिजीज़ में ये देखा गया है कि एक एनिमल में ही 2 डिफरेंट वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं। मतलब सेम एनिमल है लेकिन उसमें लंपी स्किन डिजीज़ के 2 वेरिएंट्स मिल रहे हैं। तो एक नोज़ में मिल रहा है, एक वायरस नोज़ की जगह से लिया गया, एक एक्सट्रैक्ट किया गया स्किन से, दोनों जगह अलग अलग वेरिएंट पाया गया। और ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि जो ये वायरस है वो सिंगल होस्ट से, मतलब एक ही होस्ट से ये इवॉल्व कर रहा है, अपने आप को, अपनी फॉर्म्स चेंज कर रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है वायरस 2022 वाला एज़ कम्पेयर टू 2019 वाला। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में हमें पता है, लंपी स्किन डिजीज़ एक कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है। और कैसे होती है? मॉस्किटोज, फ्लाइज, लाइस, वास्प के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, या फिर जो कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर का यूज़ किया जाता है उससे भी ये डिजीज़ फैल सकती है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? सिम्टम्स हो सकते हैं स्किन पे नोड्यूल्स आ सकते हैं जो कि 2 to 5 सेंटीमीटर्स बड़े हो सकते हैं, फीवर देखा जा सकता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है कैटल्स में, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट और वाटरी आइज, ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसका हमारे डेयरी बिजनेस पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस डिजीज़ का, क्योंकि हमें पता है इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और हम हर साल अबाउट 210 मिलियन टन्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इस डिजीज़ का हमारे मिल्क इंडस्ट्री पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो सकता है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है NIA से। NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में सर्च कर रही है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ये पाया गया है कि मार्शल आर्ट्स के नाम पे जो बच्चे हैं उनको इस्लामिक टीचिंग्स दी जा रही हैं, उनको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसलिए इस मैटर से रिलेटेड वहाँ सर्च NIA करने जा रही है। और NIA के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। NIA है क्या? NIA सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडिया की, और इसका काम क्या है? जो भी हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रेटेड को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस हैं, उन सभी ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना। क्या क्या ऐसे ऑफेंसेस हो सकते हैं जो हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन है उनको अफेक्ट करें, किसी एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट हों, आर्म्स, ड्रग्स या फेक इंडियन करेंसी की स्मगलिंग या फिर इनफिल्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा
ऑफेंस जो कि स्टैट्यूटरी लॉ बना के हम लेके आते हैं अपनी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके खिलाफ हो। एनआईए को एनआईए एक्ट 2008 के अंडर बनाया गया था। अगर किसी एक्ट के अंडर बनी है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है और इसके पास ये पावर है कि टेरर रिलेटेड क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है विदाउट द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। मतलब इसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको बोल दिया और ये टेरर रिलेटेड क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। ऑरिजिन कहाँ से हुआ था इसका? जब 2011 मुंबई अटैक हुआ था 2008 में, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा था और यूपीए गवर्नमेंट ने उस टाइम डिसाइड किया था कि एनआईए को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक देखा जा सकता है? इसका पूरे इंडिया पे जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है और जो भी इंडियन सिटीजन्स कंट्री के बाहर गए हुए हैं उनके ऊपर भी इसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है। जो भी पर्सन्स ऐसे हैं गवर्नमेंट सर्विस में हैं किसी में भी, उनके ऊपर भी इसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है। जो भी शिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं इंडिया की, उनके जो पर्सन्स हैं उनके ऊपर भी इसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है। और कोई ऐसे पर्सन जिसने इंडियन सिटीज़न के अगेंस्ट कोई क्राइम किया है और जिसकी वजह से इंडिया का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर भी इनका जुरिस्डिक्शन आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है नेट डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन 7 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है टैक्स स्ट्रक्चर को पढ़ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ना। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा नेट डायरेक्ट टैक्स में इतना ज़्यादा राइज कैसे देखने को मिला है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो पोस्ट पेंडेमिक रिवाइव हो रही हैं। और किस वजह से रिवाइव हो रही हैं? जो हमने गवर्नमेंट ने स्टेबल पॉलिसीज़ लाई हैं, जो टैक्स लीकेज को हैंडल करने के लिए सिंप्लीफिकेशन किया है, टैक्सेस का प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है और टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्टिव यूज़ हमने इस मैटर में करना स्टार्ट किया है। इन सभी के रिजल्ट की वजह से हमें एक राइज देखने को मिला है। देख लेते हैं टैक्सेशन सिस्टम को। जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है इसमें कुछ इस टाइप से टैक्सेस लिए जाते हैं कि टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेती हैं। जो माइनर टैक्सेस होते हैं, कुछ टैक्सेस ऐसे भी हैं जो लोकल अथॉरिटीज़ लेंगी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट्स। और टैक्स लिया क्यों जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को अपने अफेयर्स मैनेज करने के लिए, स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करती है जो भी इंडिविजुअल या कंपनीज़ की इनकम है, सो दैट वो मनी कलेक्ट कर पाए। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है, उनको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है और इनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मतलब जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसी को फिल करना पड़ेगा टैक्स, वो अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है उसी को टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड या फिर उसको कलेक्ट करने से रिलेटेड जो भी मैटर है या फिर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, वो सभी काम कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो इसमें टैक्स पेयर होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिसमें रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, इनकम टैक्स, टैक्सेस ऑन एसेट्स, एफपीटी, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिनका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, इकोनॉमिक बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे शिफ्ट किया जाएगा? कोई भी पर्सन है वो कंज्यूमर से ये टैक्स ले सकता है और खुद बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट से जो इसने खुद ने टैक्स पे किया था उसको वापस ले सकता है। मतलब पूरा कोई भी रिटेल स्टोर वाला इंटरमीडियरी है वो गवर्नमेंट से वापस अपना टैक्स जो भी वैल्यू है, अमाउंट है, वो ले सकता है और सारा बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पर डाल सकता है। ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। और ये डायरेक्ट टैक्स से एकदम अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जिस पे भी इम्पोज किया जाता है। ये स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक था, हल्का सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मर्डर केस है जिसमें लोकल जो कोर्ट है उसने एक वाइफ का मर्डर हुआ है, वहाँ उसके हस्बैंड को लोकल कोर्ट ने
लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी, लेकिन उसने अपना जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचाया और वहाँ ये बताया कि उसको राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज नहीं दिया गया, उसके पास कोई लॉयर नहीं था, इसलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने इसमें फ्रेश ट्रायल के लिए डायरेक्शन दी है। और यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज। ये एक क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है। आपको बताना है कौन से आर्टिकल के अंडर ये राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज का राइट आपके पास होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन ये फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाता है। वीमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ SC/ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन्स इन कस्टडी, या फिर ऐसे पर्सन्स जिनकी एनुअल इनकम जो स्टेट गवर्नमेंट ने अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रखी है उससे कम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है तो उस केस में अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो ऐसे लोग फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बैगर हैं वो भी फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये आपको बताना है, और कौन कौन एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विसेज की ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है, 3 पर्सन्स ने एक पेमेंट गेटवे कंपनी के सर्वर को हैक कर लिया और 10 लाख रुपीज़ स्टील कर लिए, इसलिए उनको एक तरह से अरेस्ट किया गया है। और ये जो कंपनी थी ये एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की तरह काम करती थी एक प्राइवेट बैंक के लिए, और ये जो भी ट्रांजैक्शंस करती थी वो रेजरपे के थ्रू करती थी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होता क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पेमेंट गेटवे क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं। पेमेंट गेटवे एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके थ्रू कस्टमर्स अपने फंड्स आप तक ट्रांसफ़र करते हैं। पेमेंट गेटवेज POS टर्मिनल्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन जब पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं उस टाइम कस्टमर्स और बिजनेस दोनों को ही साथ में काम करना पड़ता है, तभी एक ट्रांजैक्शन हो पाती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल UPI है, UPI में आपको पे करना है तो आप ही पे कर देंगे, उसमें सामने वाले का कोई रोल नहीं है। मतलब वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपको पे करना है या नहीं करना। यहाँ पेमेंट गेटवे में दोनों का बराबर रोल होता है, तभी ट्रांजैक्शन हो पाती है। एक एग्जांपल है पेमेंट गेटवे का पेपल, और यहाँ दूसरा है रेजरपे। ये दोनों आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये रिटेल एजेंट्स होते हैं जिन्हें बैंक अपॉइंट करता है, बैंक के द्वारा ये एंगेज किया जाते हैं सो दैट जो ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ बैंक ब्रांच या फिर ATM नहीं है वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया जा सके। और बैंक पूरे फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स के एक्ट्स होते हैं ओमिशन या कमीशन के, उनके लिए, और बैंक ही इंश्योर करते हैं सो दैट सेफ गार्ड्स लाए जाएँ और एजेंसी का रिस्क जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। ये क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या पावर होती है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स के पास, ये एक वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें ऐसे लोग जिन्हें पैसे बोरो करने की ज़रूरत है, बोरोवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो लोन एप्लीकेंट्स हैं उनकी प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, जैसे उनकी वेरिफिकेशन करवा देंगे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन की, लोगों के बीच में सेविंग्स को लेके अवेयरनेस क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर मनी को मैनेज करने से रिलेटेड एजुकेशन और एडवाइस दे सकते हैं। जो भी बैंक में एप्लीकेशन लोग जमा करवाना चाहते हैं वो इनके बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स के थ्रू जमा करवा सकते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये प्रमोट, नर्चर और मॉनिटर करते हैं। ये बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स के काम है। और क्या काम है इनके, अगर कोई छोटी वैल्यू डिपॉजिट करवाना चाहता है, स्मॉल अमाउंट, तो इनके पास करवा सकता है। छोटा वैल्यू क्रेडिट ये डिस्पर्स भी कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट को कलेक्ट या फिर रिकवर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स, इस टाइप के जो भी हैं उनकी सेल ये लोग कर सकते हैं। ये रिसिप्ट्स आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, और अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की डिलीवरी भी आप तक कर सकते हैं। कौन कौन बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स की तरह काम कर सकता है, सबसे पहले तो बैंक डिसाइड करेगा कि कौन इंडिविजुअल या एंटिटी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बनेगी। किस किस को बना सकते हैं, किसी भी रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय को, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एक्स सर्विसमैन, कोई भी किराना, मेडिकल या फिर फेयर प्राइस शॉप के इंडिविजुअल ऑनर्स हैं उनको, कोई भी इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर है उसको, कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स का एजेंट है उसको, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पेट्रोल पंप को ओन करता है उसको भी बनाया जा सकता है। कोई ऐसा फंक्शनरीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रन कर रही हैं उनको भी बनाया जा सकता है।
CSC सेंटर को ऑपरेट करने वालों को भी बनाया जा सकता है, मतलब किसी को भी बैंक एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बना सकता है। NGOs और MFIs को भी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बनाया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं या फिर इनमें से किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उनको भी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बनाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस को भी बनाया जा सकता है। और ऐसी कंपनीज जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जिनका एक वाइड स्प्रेड रिटेल आउटलेट है, मतलब ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुँच है, उनको भी बनाया जा सकता है। एक्सक्लूडिंग NBFC, ये आपको ध्यान रखना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट नहीं बनाया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, एक अरुणाचल में कांस्टेबल हैं, वो बटरफ्लाइज को चेज करते हैं और लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में टीचिंग देते हैं। मतलब रोशन उपाध्याय हैं अरुणाचल में, वो इनिशियली अपने करियर, जब उनका पीक टाइम था करियर का, उस टाइम वो जंगलों में जाके बैठ जाया करते। उस टाइम उन्होंने ये फील किया कि उनका बटरफ्लाइज के साथ एक अलग कनेक्शन है, तो उन्होंने बटरफ्लाइज को चेज करना स्टार्ट किया और उन्होंने अभी तक अरुणाचल स्टेट में 7 स्पीसीज़ को रिकॉर्ड किया है। मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो देखने में रेयर मिलती हैं, ऐसी इन्होंने रिकॉर्ड की हैं। तो एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि इनको बटरफ्लाई मैन ऑफ द फ्रंटियर स्टेट भी कहा जाता है। ऊपर से आपको नाम पता होने चाहिए अभी जो कौन कौन सी स्पीसीज़ इन्होंने स्पॉट की हैं। एक ड्रैगन फ्लाई जिसका नाम है एट्रेटोथेमिस रील्सी, नाम आपको ध्यान रखने हैं, नाम आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया के लिए नई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, नाम भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इंडिया के लिए नई है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या है, द स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक दूसरा। तीसरा है एल्यूसिव प्रिंस, ये भी इंडिया के लिए नए हैं, आपको सभी नाम ध्यान रखने हैं। सी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, द स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक एंड एल्यूसिव प्रिंस वर इन न्यूज़, व्हाट आर दे, तो आपको बताना है कि ये बटरफ्लाइज हैं। फोर्थ क्या है, विंड पाल्मर। फिफ्थ क्या है, स्पॉटेड येलो लैंसर, और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए नए हैं, ये और स्टेट्स में मिलते हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने ही इसे स्पॉट किया है, मतलब इनसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में किसी ने नहीं देखी थी। क्या क्या नाम हुए, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एट्रेटोथेमिस रील्सी, द स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक, एल्यूसिव प्रिंस, विंड पाल्मर, स्पॉटेड येलो लैंसर, ये सभी नाम आपको थोड़े से याद रखने हैं। अब इसमें एक तो नाम आया है नामदफा टाइगर रिजर्व का, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे एक्स्ट्रा। दूसरा ड्रैगन फ्लाई, जो ये लिखा हुआ दिखा, इससे मुझे दो चीज़ें याद आई, एक तो ड्रैगन फ्लाई मिशन, दूसरा ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये दो चीज़ें मुझे याद आई। कभी ये न्यूज़ में आया था तो मुझे याद आ गई। ड्रैगन फ्लाई तो नासा का एक मिशन है जो कि सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है टाइटन, उसके रिगार्डिंग है, उसका नाम ड्रैगन फ्लाई मिशन है। इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है वो केरला का फेस्टिवल है। तो ये चीज़ें देखो, आपको ऐसे ही लिंक करना आना चाहिए चीज़ों को, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। चीज़ों को लिंक करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ईस्ट में है नामदफा वाला। और ये इंडिया और म्यांमार के एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर पे लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। और ये पूरे वर्ल्ड में एक इकलौता पार्क ऐसा है जहाँ बिग कैट की चारों स्पीसीज पाई जाती हैं। टाइगर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, लियोपार्ड भी मिल जाएगा, स्नो लियोपार्ड भी मिल जाएगा और क्लाउडेड लियोपार्ड भी मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ चारों आपको बिग कैट की स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी। और एक ऐसी एप स्पीसीज है जो पूरे इंडिया में केवल इसी में मिलती है, इसी नेशनल पार्क में मिलती है, उसका नाम है हुलॉक गिबन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल में यही था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाले सिस्टम्स होते हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे, जो नंदन नीलेकानी जी हैं, उन्होंने कहा है कि लीगल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में इन सिस्टम्स को हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंदन नीलेकानी जो पैनल था, कमेटी कह सकते हैं, उसको आरबीआई ने फॉर्म किया था हमारी कंट्री में डिजिटल इकोसिस्टम को चेक करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कमेटी का नाम। दूसरा इसमें आया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स, ये क्या होते हैं इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। ओडीआर जो है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है, जहां स्मॉल और मीडियम वैल्यू केस जो होते हैं, सी
जो हाई वैल्यू केस होते हैं वहाँ वो इससे रिजॉल्व नहीं किए जाते यूजुअली, स्मॉल और मीडियम केसेस इससे रिजॉल्व किए जाते हैं। यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस की टेक्निक्स का यूज़ करते हुए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मेडिएशन। इन तीनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मेडिएशन में क्या होता है, अभी आप इतना समझिए कि ये ODR जो है वो इनकी हेल्प से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है। ODR का सिंपली मतलब क्या है? EADR मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना, और मैंने बताया टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है इसमें। पब्लिक कोर्ट सिस्टम जो है उसका एक एक्सटेंशन इसे मान सकते हैं, और उसके बाहर भी इसको समझ सकते हैं। मतलब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ कोर्ट कह दे कि आप इस डिस्प्यूट को किसी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सुलझा लीजिए, या फिर इंडिविजुअली भी कोई डायरेक्टली इसी के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन ढूंढ सकता है। ये कोई टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की फॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। जो भी ODR में टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ किए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें होता है, मशीन लर्निंग होती है जिससे ऑटोमेटिक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सकता है, स्क्रिप्ट बेस्ड सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिक कैटेगरीज के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कैटर करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। इंटरनेशनली जो UN सिट्रॉल है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उसने UN सिट्रॉल मॉडल लॉ को अडॉप्ट किया था ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन 1985 एंड UN सिट्रॉल कंसिलिएशन रूल्स इन 1980। मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो इंटरनेशनल लेवल पे UN सिट्रॉल ने अडॉप्ट किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये जो मॉडल लॉ है और रूल्स हैं इनका यूज़ करने का रेकमेंडेशन दिया है, सो दैट जो इंटरनेशनल कमर्शियल रिलेशंस है और उनकी पार्टीज़ हैं उनके बीच में डिस्प्यूट सेटलमेंट इसके थ्रू की जा सके। इंडिया ने भी इसके कुछ प्रिंसिपल्स को अपने लॉज में इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में लाया गया और उसको काफ़ी बार अमेंड भी किया गया है। इसी एक्ट में हमें ADR मैकेनिज्म्स के बारे में पता चलता है, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इनको यूज़ करने के? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को यूज़ करने के कन्वीनियंट है, ये एक्यूरेट होता है, टाइम इससे बचता है, कॉस्ट इससे बचती है। टाइम कैसे बचेगा? आपको फिजिकली कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन अपना डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। कॉस्ट सेविंग कैसे है? जो आने जाने में खर्चा लगेगा, लॉयर को हायर करने में लगेगा, वो सब इससे बच जाता है। ज़्यादा एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, स्केलेबल है, और अच्छे से ये रेजोल्यूशन के लिए कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करवाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक एफिशिएंट और अफोर्डेबल एक्सेस दिलाता है जस्टिस पे। स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक टाइम्स में इसकी रेलिवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब पैंडेमिक चल रहा था उस टाइम पे जो भी कोविड रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे उसको इसने टारगेट किया और उन्हीं को ODR के थ्रू ही रिजॉल्व किया गया। चैलेंजेस क्या आ जाते हैं इसमें? आर्बिट्रेशन का जो इंटेंशन है वो ये है कि हमें कोर्ट ना जाना पड़े, उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव आर्बिट्रेशन दिखता है। लेकिन क्या होता है, इसको इतना ज़्यादा एक तरह से इस मैकेनिज़्म को इतना ज़्यादा कम्बरसम बना दिया जाता है और फिर एट लास्ट ये एक्सपेंसिव हमारे लिए पड़ जाता है। इतने ज़्यादा हमें आर्बिट्रेटर्स नहीं मिलते जो कि दो पार्टीज़ के बीच में आर्बिट्रेशन करवा सके और दोनों कंज्यूमर्स पार्टीज़ जो हैं उनके बीच में ट्रस्ट को बिल्ड कर सके। ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा जो डिजिटल इकोसिस्टम से वाकिफ़ नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना आता, वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का यूज़ कैसे करेंगे, ये एक चैलेंज बहुत बड़ा आ जाता है। और आर्बिट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन है क्या, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आर्बिट्रेशन की प्रोसेस में जो दोनों पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन को सेलेक्ट करती है और वही पर्सन जो है वो डिसीज़न देता है। आपको ध्यान रखना है, ये एक बाइंडिंग डिसीजन देगा, ठीक है। इसका डिसीजन दोनों पार्टीज़ को मानना होगा। कंसिलिएशन क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ आपस में आके एक दूसरे के साथ ही बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। और मीडिएशन क्या होगा, एक मीडिएटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि दोनों पार्टीज़ की जो थॉट्स हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनको एक दूसरे के सामने रखेगा, उनके बीच में बातचीत करवाएगा, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। इसका काम आर्बिट्रेटर की तरह
कोई डिसीजन देना नहीं है, बल्कि इसका काम है कि दोनों पार्टीज़ के पक्ष को एक दूसरे के सामने रखना और दोनों की बातें क्लियर करवाना। कोई डिसीजन देने का काम इसका नहीं है। तो आपको आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन चीता इंडिया में आ चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के बर्थडे पे आने थे और आ चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि नया होम जो इन्हें मिला है, ये अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं। तो थोड़ा सा अफ्रीकन चीता के बारे में फिर से देख लेते हैं, ऑल्दो हम इसको टाइम टू टाइम पढ़ ही रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। 1952 में एशियाटिक चीता जो थे उनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था ऑफिशियली। अब अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता दो टाइप के चीताज होते हैं। एशियाटिक चीता तो इंडिया से ख़त्म हो ही गए थे और अब जो लाया गया है वो है अफ्रीकन चीता। IUCN स्टेटस अफ्रीकन चीता का है वल्नरेबल और एशियाटिक चीता का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स की लिस्ट में दोनों को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। हैबिटेट अराउंड 6500 से 7000 हमें अफ्रीकन चीता मिलते हैं और एशियाटिक चीता जो है इंडिया में से तो डिस्टिंक्ट 1952 में से ही हो गए थे, एक्सटिंक्ट सॉरी, और ईरान में केवल 40 to 50 अब पाए जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अफ्रीकन चीता जो है वो एशियाटिक चीता से साइज़ में बड़े होते हैं और जो एशियाटिक चीता है वो छोटे होते हैं और पेलर मतलब हल्के रंग के होते हैं अफ्रीकन चीता से। इनकी बॉडी पे ज़्यादा आपको फर देखने को मिलेगी, इनका सिर छोटा होगा और नेक जो होगी वो लंबी होगी। रेड आइज़ आपको देखने को मिलेगी और इनकी जो अपीयरेंस है वो कैट की तरह ज़्यादा लगेगी। ये इनमें डिफरेंस था। कूनो नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ लाए गए हैं। ये ऑलमोस्ट 748 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कूनो रिवर जो कि चंबल रिवर की वन ऑफ द मेजर ट्राइब्यूटरीज है, ये इस नेशनल पार्क को बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल भाग में बांटती है कूनो रिवर। और कूनो पार्क को लियोपार्ड, जैकल और चिंकारा के लिए जाना जाता है, यहाँ ये पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पालपुर कूनो पार्क को चीता और एशियाटिक लायंस को रखने के लिए एक गुड हैबिटेट घोषित किया था, शॉर्ट लिस्ट किया था, तभी यहाँ ये चीता जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है वो कम हो गई है और जो आर्मी थी उसको LAC पे शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे आर्मी की ज़रूरत अब कम है, इसलिए उसको LAC पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस आर्टिकल में आया है कि असम राइफल्स को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो भी काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस होंगे वो असम राइफल्स को देखने होंगे। तो इस आर्टिकल में हम असम राइफल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जो ये एफ्स्पा कुछ रीज़न में रिवॉक किया गया है, कुछ रीज़न से जो एफ्स्पा को हटाया गया है। अभी हमने आई थिंक कल या परसों देखा था इस आर्टिकल को कि एफ्स्पा कहाँ कहाँ से हटाया गया है। उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगी, इस एक्ट के बारे में बताऊँगी, प्लस असम राइफल्स के बारे में बताऊँगी। असम राइफल्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 7 फोर्सेस आती हैं जिसमें असम राइफल एक है। 1835 में इसको लाया गया था और तब इसका नाम था कैचर लेवी और इसको प्राइमरली ब्रिटिश की जो टी स्टेट्स थी उनको ट्राइबल रेड्स से बचाने के लिए लाया गया था। इसने असम रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और टाइम के साथ साथ इन्हें राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री कहा जाने लगा। असम राइफल्स में 2 बैटेलियंस हैं, एक है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की तरह काम करता है। जहाँ भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है वहाँ वो अपना रोल प्ले करता है। ऑल्दो इंडिया UN पीस कीपिंग फोर्सेज में काफ़ी सालों से कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन असम राइफल्स की एक राइफल वीमेन टीम भी अब इसमें ऐड हो गई है जिससे हमारा सोशल और ह्यूमन डायमेंशन काफ़ी बढ़ जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका रोल काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। सबसे पहले तो सीनो इंडिया वॉर हुआ था जब 1962 में, तब इन्होंने बहुत एक कॉम्बैट रोल प्ले किया था। उसके बाद जब 1987 में ऑपरेशन पवन किया गया श्रीलंका में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज को भेजा गया, उस टाइम इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में ये हमेशा पीस कीपिंग रोल प्ले करते हैं। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये प्रपोज किया था कि इनको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के साथ मर्ज कर दिया जाए। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है क्या? ये स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है। माउंटेन वाले रीजन्स के लिए इसको स्पेशली ट्रेन किया जाता है और इसको 1962 में रेज किया गया था। इसको काराकोरम पास है जो लद्दाख में, वहाँ से झेलेपला है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक इसकी ड्यूटी लगाई गई है जो कि इंडो चाइना बॉर्डर को कवर करता है। CAPF फोर्सेस क्या होती हैं? CAPF फोर्सेस 7 सिक्योरिटी फोर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अथॉरिटी के अंडर काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? असम राइफल है एक, तो मैंने आपको बताया,
BSF है, CISF, CRPF, ITBP, NSG और सशस्त्र सीमा बल, ये हैं 7। आपको पता होना चाहिए CAPF फोर्सेस। अब एफस्पा के बारे में देख लेते हैं। एफस्पा हमारी आर्म्ड फोर्सेस को स्वीपिंग पावर्स देता है। कैसी पावर्स देता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ओपन फायर कर सकती हैं, जिससे चाहे किसी की डेथ हो जाए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी आर्म को कैरी कर रहा है या एम्यूनिशन को कैरी कर रहा है या फिर लॉ के खिलाफ जाके कुछ कर रहा है, तो ऐसे पर्सन के ऊपर ओपन फायर करने का राइट आर्म फोर्सेस को मिल जाता है अंडर एफस्पा। और इंडिविजुअल्स को ये पावर आर्मी को ये पावर मिल जाती है कि वो इंडिविजुअल्स को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अगर वो किसी भी उनको आर्मी को कोई भी उनके ऊपर रीजनेबल सस्पिशन होता है तो उनको उनके घरों को बिना वारंट के सर्च भी कर सकते हैं, उनको बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकती है। इसको सेंटर भी इम्पोज कर सकता है, गवर्नर भी कर सकते हैं। पूरी स्टेट पे भी किया जा सकता है, स्टेट्स के कुछ पार्ट्स पे भी किया जा सकता है। और उन सभी एरियाज जिन पे एफस्पा को लगाया जाएगा उनको डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसको 1972 में अमेंड किया गया और ये जो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर करने की पावर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ स्टेट्स दोनों को दे दिया गया। अभी करंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एफस्पा को केवल नागालैंड और अभी यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के किसी एरिया को या इन पूरी स्टेट्स को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है। बाकी जो मणिपुर और असम है इस पे पावर है स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब एरिया नहीं अनाउंस कर सकती। त्रिपुरा में 2015 में इस एक्ट को हटा दिया गया। मेघालय में 27 ईयर्स तक एफस्पा लगा रहा और फाइनली 2018 में इसको हटा दिया गया। अभी असम, मणिपुर, अरुणाचल, नागा के भी काफ़ी सारे एरियाज में से एफस्पा को हटा दिया गया है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि पंजाब के फार्मर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट स्टबल बर्निंग को रोकना चाहती है तो उन्हें जो अल्टरनेटिव डिस्पोजल मेथड्स हैं उनके लिए पे करना होगा, अदरवाइज स्टबल बर्निंग फार्मर्स करते रहेंगे। तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्टरनेटिव डिस्पोजल मेथड्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जस्टिस लॉकुर कमेटी थी जिसको बनाया गया था कि स्टबल बर्निंग के जो भी इंस्टेंसेस हैं, जो भी केसेस आ रहे हैं 3 स्टेट्स में, कौन कौन सी स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उनको ये मॉनिटर करे और प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है उस पर अपनी राय दे। जस्टिस लोकुर कमेटी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब अल्टरनेटिव डिस्पोजल मेथड्स या फिर स्टबल बर्निंग के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है बायो एंजाइम या पूसा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रेडिकल सॉल्यूशन निकाला था स्टबल बर्निंग का, उसको कहा बायो एंजाइम पूजा। जब इसको स्प्रे किया जाता है तो ये एंजाइम स्टबल को डीकम्पोज कर देता है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर और फिर वो एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है जिससे सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और इसकी वजह से ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज हो जाती है सॉइल में और सॉइल हेल्थ अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल्स के लिए फार्मर का खर्चा भी बच जाता है। फर्टिलाइजर डालने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका खर्चा बच जाता है। और ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम किया जा सकता है, सॉइल में टॉक्सिन्स भी कम जाएंगे और एयर में सूट भी कम जाएगी। उसके बाद कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद सॉइल की जो न्यूट्रिएंट की हेल्थ है और माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज इसमें देखी जाती है। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, अल्टरनेटिव डिस्पोजल मेथड क्या है, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन विद PPP। इसमें क्या कहा गया है कि PPP पार्टनरशिप्स को एक्टिव किया जाए सो दैट जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको ग्रास रूट तक पहुंचाया जाए और सोसाइटी बेनिफिट कर जाए और फार्मर्स जो हैं उनको इस स्कीम में ऑनबोर्ड करने की ज़रूरत है सो दैट इस टाइप के सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सकें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्मार्ट सॉल्यूशन। स्टबल बर्निंग हमें पता है ग्रीन रिवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रेमिफिकेशन है। इसको करेक्ट करने के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत है। यहाँ टेक्नोलॉजी काम करेगी सो दैट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बड़े स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्ड इकोनॉमी के बेनिफिट्स फार्मर तक पहुँचा सकते हैं। अगर अच्छे से हम कर पाएँ तो इससे सॉइल और एयर दोनों ज़्यादा हेल्दियर हो जाएंगी, वाटर टेबल्स भी रिप्लेनिश हो जाएंगे, मतलब जो वाटर टेबल में पानी कम होता जा रहा है वो भी रिप्लेनिश हो जाएगा और फार्मर्स की अर्निंग भी बढ़ जाएगी। और क्या है, इन सीटू ट्रीटमेंट या एक्स सीटू ट्रीटमेंट हम स्टबल का कर सकते हैं। इन सीटू ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो भी क्रॉप रेजिड्यू है उसको जीरो टिलर मशीन या फिर बायो डिकम्पोजर्स की हेल्प से ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर मिट्टी में उनको मिला दिया जाएगा। और गवर्नमेंट अभी करंटली फार्मर्स को इक्विपमेंट दे रही है सो दैट जो स्टबल है उसको सॉइल में वापस मिक्स कर दिया जाए, उनको बर्न ना करना पड़े
लेकिन हर किसी को ये मशीन्स नहीं मिल रही हैं। इसी की डिमांड फार्मर्स कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि स्टबल बर्निंग ना हो तो गवर्नमेंट को इन मेथड्स के लिए पे करना होगा, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन मशीन्स की अवेलेबिलिटी सभी फार्मर्स तक इंश्योर करे। XC2 मैनेजमेंट में क्या होता है, जो राइस स्टॉ है उसको कैटल के फॉडर की तरह यूज़ किया जा सकता है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टबल को अपने यूज़ के लिए कलेक्ट करती है। लेकिन अभी भी इस फ्रंट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैडी जो राइस है उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रो किया जा रहा है जो कि ड्रायर एरिया है, और ये हमारी वाटर टेबल के लिए सही नहीं है। वाटर टेबल इससे डिक्लाइन होती जा रही है। और क्या कर सकते हैं हम, स्टबल को बर्न करने की बजाय इसको डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं फार्मर, जैसे कैटल फीड, कंपोस्ट मैन्योर, रूरल एरियाज में रूफिंग करने के लिए, बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, मशरूम कल्टीवेट के लिए, पैकिंग मटेरियल्स के तौर पे फ्यूल, पेपर, बायोइथेनॉल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ देखो बायोइथेनॉल आया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोइथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड करके हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ ये स्टबल भी यूज़ हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि जो पंजाब के किन्नू ऑर्चार्ड्स हैं, किन्नू के जो बाग हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, और किन्नू का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि किन्नू की प्रोडक्शन पॉल्यूटेड वाटर की वजह से काफ़ी कम हो रही है इस बार। इसलिए इस साल किन्नू के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएंगे। और रीज़न क्या है, जो कैनाल वाटर यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और किन्नूज़ के लिए ग्राउंड वाटर को यूज़ नहीं किया जा सकता, और कनाल वाटर फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स आते हैं उनकी वजह से पॉल्यूटेड हो गया है। इसलिए किन्नूज़ काफ़ी कम इस बार ग्रो होते देखे गए हैं, काफ़ी कम प्रोडक्शन किन्नूज़ का देखा गया है। किन्नूज़ के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। किन्नू एक हाई यील्ड सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जो खट्टे होते हैं, जिनमें विटामिन C होता है, और इसको इंडिया के पंजाब रीजन में और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। ये एक ईयर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, पूरा साल इसको चाहिए, और मेन हार्वेस्टिंग पीरियड इसका है नवंबर एंड से लेके मार्च तक। ये ऑरेंज जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनका साइज़ होता है स्मॉल। ऑरेंज और इनमें सबसे मेन डिफरेंस साइज़ का है। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस क्या है, जब किन्नू गिर जाते हैं तो किन्नू फार्मर्स को वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बनाने पड़ते हैं, सो दैट उन गड्ढों में किन्नू गिरे, अदरवाइज जो भी फॉलन फ्रूट होगा वो सड़ जाएगा, और फ्लाई वहाँ पे आएगी, उसको खाएगी, और फ्लाई रोटन फ्रूट्स के साथ साथ जो हेल्दियर फ्रूट है उनको भी खाएगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत बड़ा खतरा हो जाता है फ्लाइज का फार्मर्स के लिए। लेकिन अब फार्मर्स क्या है, इस वेस्ट किन्नू को अपने सॉइल की pH लेवल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इससे उनकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ की जा रही है, क्योंकि वो इससे बायो एंजाइम्स बना रहे हैं वेस्ट फ्रूट से। बायो एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकली बायो एंजाइम्स को देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्रोटीन, साल्ट्स या फिर अदर मटेरियल्स जो कि बैक्टीरिया और इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनका मिक्सचर बायो एंजाइम होता है। उसके बाद इसको ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्मेंटेशन के थ्रू वेरियस फ्रूट्स जो भी सड़ गए हैं उनके साथ मिक्स किया जाता है, और ये जो बायो एंजाइम्स हैं इनकी हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूसेज देखी जाती है। ये नेचुरल क्लेंजर्स के रूप में काम करते हैं। बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे इनके, ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोलॉजी की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। हमारा जो केमिकल्स को यूज़ करने की वजह से, ओवर यूज़ करने की वजह से सॉइल, एयर और वाटर में इम्बैलेंस देखा जाता है, उसको मिटिगेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायो एंजाइम्स। पंजाब जैसी स्टेट में जहाँ वाटर टेबल काफ़ी फास्टली डिप्लेनिश हो रही है, वहाँ इसको यूज़ करके सॉइल को वापस अपनी नेचुरल फॉर्म में लाया जा सकता है, और ये वाटर रिचार्जिंग के लिए भी हेल्प करता है, और वाटर के कंटामिनेशन को भी रोकता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है, टाइफून नैनमाडोल आया है जापान में। तो आपको नाम याद रखना है कि टाइफून नैनमाडोल कहाँ देखा गया है, जापान में। और अब देख लेते हैं कि टाइफून होता क्या है। टाइफून जो है एक तरह का स्टॉर्म है, एक तरह का तूफान है। ये तूफान कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या है, उस टाइम पे इसको कहा जाता है हरिकेन बोलते थे, टाइफून या फिर साइक्लोन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। टाइफून कहाँ कहा जाता है, चाइना सी और पैसिफिक ओशन में आए तो, अगर वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, कैरिबियन या फिर अटलांटिक ओशन में आए तो हरिकेन, वेस्ट अफ्रीका के गिना लैंड्स में आए या फिर सदर्न यूएसए में आए तो टोर्नेडोज, और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आए तो विली विलीज, इंडियन ओशन रीजन में आए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये इसके नाम है।
और साइंटिफिक नेम क्या है इन सभी स्टॉर्म्स का? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं? ये एक इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स होते हैं जो कि वार्म ट्रॉपिकल ओशंस पे ओरिजिनेट होते हैं। इनकी स्पीड्स 119 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है और अपने साथ ये काफ़ी हैवी रेन्स लेके आते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और टाइफून्स का नाम कैसे रखा जाता है? जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है टोक्यो में, ये टाइफून का नाम देता है। आपको बताना है कि इंडियन ओशन रीजन में कौन नाम देता है। ये आपके लिए होमवर्क है, काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक का पोर्शन है पहली बात तो ये, और न्यूज़ में तो आता ही रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में कैसे इंक्लूड किया जाता है, कैसे एक्सक्लूड किया जाता है। ये हमने परसों ही पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, आज फिर से आर्टिकल आ गया है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कैसे किया जाएगा। पूरा इशू समझते हुए चलेंगे कि अभी 6 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं असम की, आदिवासी, चटिया, कोच, राजबोंगशी, मटक, मोरन और टाइयोम। ये प्रोटेस्ट लॉन्च कर रही हैं क्योंकि इनका एसटी की लिस्ट में इंक्लूज़न जो है वो काफ़ी डिले हो रहा है। इनको एसटी लिस्ट में इनकी डिमांड है इनको इंक्लूड किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा, इसलिए ये थ्रेटन कर रही हैं गवर्नमेंट को कि ये प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगी। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को एसटी लिस्ट में अभी रिसेंटली किया है ऐड? हट्टी ट्राइब को किया है जो कि हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है, नारीकोवरन और कुरीवीकरन को किया है जो कि तमिलनाडु की हैं, बिंझिया कम्युनिटी को किया है जो कि छत्तीसगढ़ की है, और गोंड कम्युनिटी को किया है जो कि उत्तर प्रदेश की है। अब देख लेते हैं कैसे किसी कम्युनिटी को एससी एसटी की लिस्ट में ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है। सबसे पहले ये प्रोसेस जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे स्टार्ट होती है, और जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये देखती है कि किसी कम्युनिटी को एससी या एसटी की लिस्ट में लाना है या नहीं लाना। फाइनल डिसीजन इस पे होता है प्रेसिडेंट का। और कौन से आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड हैं किसी भी एससी एसटी की लिस्ट से, वो हैं आर्टिकल्स 341 और 342। आपको ध्यान रखने आर्टिकल्स ये रिलेटेड हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि कौन सी ट्राइब को ऐड करना है या रिमूव करना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, वो इस प्रपोजल को एग्जामाइन करती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देख लेती है। उसके बाद ये प्रपोजल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता है, रजिस्ट्रार जनरल अप्रूव कर देते हैं। फिर ये जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के पास। फिर वापस से ये जो प्रपोजल है फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है, और फिर कैबिनेट इसको फाइनल अप्रूवल देता है, और लास्ट में इसको प्रेसिडेंट की नोट जब मिल जाती है तो ये फाइनली ऐड या फिर रिमूव हो जाते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कम्युनिटी को ऐड करने का या रिमूव करने का? किसी भी कम्युनिटी को अगर ये चेक करना है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब है या नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ क्राइटेरिया देखती है, जैसे कि उनकी एथोलॉजिकल ट्रेड्स, उसके बाद इनकी ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका डिस्टिंक्ट कल्चर, जोग्राफिकल आइसोलेशन और बैकवर्डनेस। ये 5 चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट इनको एसटी का दर्जा दे सकती है। उसके बाद अभी तक ऑफिशियली आर्टिकल 342 के अंडर 705 एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, और एसटीज़ हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं। रूरल पॉपुलेशन का 11.3% ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और पूरी पॉपुलेशन का हमारी इंडिया की 8.6% एसटीज़ देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पूरी प्रोसेस ये पता होनी चाहिए इनको इंक्लूड कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्टेट या जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होएगी, फिर जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास, फिर जाएगी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, फिर जाएगी एनसीएससी या फिर एनसीएसटी के पास, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के पास, और फाइनली कैबिनेट अप्रूव कर दे तो प्रेसिडेंट की उसे नोट मिल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस थी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ता हुआ नेक्सस है वो हमारे लिए किस तरह से डिस्ट्रप्टिव है, किस तरह से हमारे लिए खतरा है। और ऐसा हमें डाउट है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर की तरह यूज़ कर सकता है अगेंस्ट चाइना। पूरा इशू समझ लेते हैं क्या है। अभी हमें पता है यूएनएससी में चाइना ने अपने परमानेंट मेंबर का स्टेटस यूज़ करके जो यूएनएससी की अलकायदा और आईएसआई सैंक्शन कमेटी है उसमें लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट साजिर मीर का जो होल्ड मतलब लिस्टिंग को होल्ड कर दिया है, जो कि 2008 के मुंबई अटैक्स का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। और ऐसा चाइना ने पहली बार नहीं किया है, चाइना पहले भी ऐसा कर चुका है। चाइना ने जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल रऊफ अजहर, इनका भी लिस्टिंग ब्लॉक किया था।
और चाइना ने मजूर अजद का, जो कि जेम का चीफ था, उसका भी 2019 तक अपोज किया था इसमें लिस्टिंग, और 2019 में उसने अपने बैन लिफ्ट कर दिए थे। टेररिस्ट जो हैं, हमें पता है ये पाकिस्तान में बेस्ड हैं, इन्हें पाकिस्तान से पैट्रोनेज मिलता है, और पाकिस्तान अभी भी इसी वजह से, क्योंकि टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, अभी भी ग्रे लिस्ट में FATF की आता है। ऑल्दो बात आई थी जून में कि इसको इम्प्रूवमेंट करते हुए पाया जा रहा है, तो इसको FATF से हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। चाइना अपने P5 जो परमानेंट 5 का स्टेटस है उसके पास UNSC में, उसका मिसयूज़ करता है, और जो हमारे काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं उनको डिसरप्ट कर देता है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि इससे देखा जा सकता है। मिलिट्री मैटर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज़ हैं, जिनसे ये पता लगा जा सकता है कि साउथ एशिया के में चाइना रीजनल स्टेबिलिटी बनाने नहीं देता, मतलब एक तरह से साउथ एशिया को डिस्टेबल चाइना करके रखता है। मिसाइल प्रोलिफरेशन देख लेते हैं। चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस जो है वो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोलिफरेशन में भी देखा जा सकता है। चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे की बॉम्ब डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर नॉर्थ कोरिया की भी हेल्प की थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। उसके बाद चाइना पाकिस्तान को 34 M11 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी सप्लाई करवा चुका, जो कि MTCR के अगेंस्ट था। मैं ये जो भी टर्म्स हैं ये किसी और आर्टिकल में एक्सप्लेन कर दूंगी। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही। UNSC को, FATF को और MTCR को। UNSC और FATF को तो हम यूजुअली 2-3 दिन में पढ़ते रहते हैं। MTCR नया है, इसको कोई और आर्टिकल आएगा मैं उसमें कवर कर दूंगी। अभी इस आर्टिकल को समझ लीजिए। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस में 1960s में मिलिट्रीटाइज स्ट्रॉन्ग हो गई। चाइना के लिए पाकिस्तान क्या है, एक लो कॉस्ट टूल है इंडिया को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है इसमें इंडिया ही एक ऐसा इकलौता देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। इसलिए चाइना के लिए पाकिस्तान एक लो कॉस्ट टूल हो जाता है इंडिया को बैलेंस करने के लिए। चाइना के 47% मिलिट्री एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में जाते हैं, जिसमें स्मॉल आर्म्स, फाइटर जेट्स, शिप, सबमरीन सब कुछ इंक्लूडेड है। ये यहाँ पे नाम आए हैं काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स के, यहाँ पे भी नाम आए हैं। बाबर क्रूज मिसाइल है, अल खलीद टैंक्स हैं, ये सभी ऐसे वेपन्स हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। जो CPEC आया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जाता है। और जो बॉर्डर एग्रीमेंट था 1963 वाला, वो इसको वायलेट करता है, क्योंकि उसमें क्या कहा गया था कि इंडिया के साथ बिना कंसल्ट किए बिना आप ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट अपना नहीं लेके जा सकते। लेकिन इंडिया से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, इसलिए वायलेशन होता है। CPC जो है वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना दोनों के रिलेशंस के लिए डिस्ट्रप्टिव है, क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान ने उस रीजन को ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों के इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना दोनों के रिलेशंस अफेक्ट इससे होंगे। उसके बाद चाइना जो है CPC में अपने मतलब के लिए ज़्यादा एंगेज है, और इसका मतलब स्ट्रेटेजिक ज़्यादा है, इकोनॉमिक कम है। जो काराकोरम हाईवे है वो एक ऐसा हाईवे है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंकेज फैसिलिटेट करवाता है। तो इसलिए चाइना के लिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और CPC जो है वो चाइना को इंडियन ओशन के नेचुरल रिसोर्सेज में एक्सेस दे देता है, और वहाँ के जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं उनको कंट्रोल करने में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। चाइना आज जो है पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स है। 27% पाकिस्तान की डेट जो है वो चाइना की ही है, और दोनों के बीच में बैलेंस बायलेटरल ट्रेड देखा जाता है अराउंड $20 बिलियन का। ऑल्दो ये फेवर तो चाइना के में ही है, $18 बिलियन जो है वो चाइना के फेवर में है, $2 बिलियन पाकिस्तान के में। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल चाइना के फेवर में ही है, लेकिन बायलेटरल ट्रेड देखा जा सकता है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो चाइना और पाकिस्तान को बांध के रखता है वो है जम्मू एंड कश्मीर। 1950s में चाइना की जम्मू कश्मीर पे पोजीशन थी, वो न्यूट्रल थी, और 1960s और 1970s में आते आते जब हमारा चाइना के साथ बॉर्डर इशू हुआ, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस टाइम चाइना ने ये कहा कि UN रेजोल्यूशन के बेसिस पे जो कश्मीर के पीपल हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया जाए। मतलब उनसे पूछा जाए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या फिर अकेले रहना चाहते हैं। चाइना ने ये अपना स्टेटमेंट दिया। 1980s में फिर से इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए, तो चाइना ने फिर से अपने स्टैंड को थोड़ा सा चेंज करके यही सॉल्यूशन दिया कि UN रेजोल्यूशन की हेल्प से ये और बायलेटरल एग्रीमेंट्स की हेल्प से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए।
जब हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया 2019 में, तो चाइना ने इसको काफ़ी अपोज किया। चाइना ने ये 3 बार ट्राई भी किया कि इस जम्मू कश्मीर इशू को यूएनएससी में उठा पाए ऑन द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बिहाफ पे उठा पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। चाइना खुद कश्मीर डिस्प्यूट की एक पार्टी है और चाइना पाकिस्तान को इस पुश कर रहा था कि वो गिलगित बाल्टिस्तान का जो स्टेटस है उसको चेंज करके अपना 5th प्रोविंस कन्वर्ट कर ले। ये ऐसा चाइना पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा था। अब दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? चाइना को OIC में पाकिस्तान की वजह से सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का मेन ब्रिज है इस्लामिक वर्ल्ड का। इसलिए क्योंकि उइगुर मुस्लिम जो हैं, जिन इनके साथ काफ़ी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन देखा जाता है चाइना में, जिनजियांग प्रोविंस में इनको काफ़ी इल ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पाकिस्तान चाइना को बचा लेता है। ऐसा ही जो चाइना है वो पाकिस्तान के टेररिस्ट को यूएनएससी में बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं और यही बात का डाउट है कि कहीं चाइना जो है वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर इंडिया के अगेंस्ट यूज़ ना करे। और ऐसा क्या कर रहा है? चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट पे बेसिक फैसिलिटीज़ एक्सेस करवा रहा है, इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसलिए जो पाकिस्तान टेररिज्म को यूज़ कर रहा है वो चाइना एंकरेज करता है और ये ऐसा उसके यूएनएससी में जो उसके एक्शंस है उससे देखा जा सकता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल जो एडिटोरियल है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, GS पेपर 2 से ही ये भी रिलेटेड है, पिछला वाला भी GS 2 से ही रिलेटेड था। जो हम जियोपॉलिटिक्स बनाना चाह रहे हैं वो जियो इकोनॉमिक्स के बिना नहीं पॉसिबल है और ऐसा करना एक मूर्खता है। कैसे समझ सकते हैं? पूरा इशू देखते हैं। हमें पता है हम इंडिया जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहता है और अपने आप को इंडिया ने एक मेजर पाइवट के तौर पे एमर्ज किया है इंडो पैसिफिक रीजन में, क्वाड की मिलिटराइजेशन किए बिना, क्वाड को सिक्योरिटाइज किए बिना। और ऐसा इंश्योर इंडिया ने किया है कि जो एशियन नेशंस हैं उनको जो इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर की आर्टिकुलेशंस बढ़ रही हैं उससे अनईजी फील नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसा इंडिया ने इंश्योर किया है। इंडिया कहाँ मिस हो रहा है? जो हमारा इंडो पैसिफिक का विज़न है वो हाफ बेक्ड लगता है और लॉन्ग टर्म में वो अनसस्टेनेबल है। कैसे? क्योंकि हम केवल जियो पॉलिटिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है और आज भी हम ओल्ड बाइनरीज में फंसे हुए हैं, पुरानी सोच में, पुराने विचारों में हम फंसे हुए हैं। ऐसा कैसे देखा जा सकता है कि इंडिया का जो डिसीज़न था इस रीजन के 2 की मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स को ज्वाइन ना करने का, ये दिखाता है कि हमारा जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स पे जो काम करने का हमारा विज़न है वो कितना इमेजिनरी है। इंडिया ने IPEF को ज्वाइन करने से मना कर दिया ट्रेड पिलर पे। इसके 4 पिलर हैं IPEF के, तीनों पे हम एग्री थे, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन और एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे। लेकिन ट्रेड पिलर को ध्यान में रखते हुए हमने इससे पुल आउट कर लिया, इससे मूव अवे कर लिया, स्टे आउट रहे हम। और 2019 में नहीं, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, RCP से भी हमने बाहर अपने आप को निकाल लिया था। इन दोनों एग्रीमेंट्स से बाहर निकल के हम अपना इंडो पैसिफिक रीजन में होल्ड ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एग्रीमेंट्स इंडो पैसिफिक के हार्ट में लाई करते हैं और इस रीजन का इकोनॉमिक कैरेक्टर शेप करने में इन दोनों अरेंजमेंट्स का काफ़ी बड़ा हाथ हो सकता है। इंडिया ने जो ये डिसीज़न लिया कि वो IPF से बाहर रहेगा, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि अभी रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहा है और उस टाइम पे ये डिसीज़न लेना, इससे बाहर निकलने का, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। जब मोदी 1.0 टाइम पीरियड था 2014 से 2019 वाला, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाया एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करने में और फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस में एंगेजमेंट करने के लिए। लेकिन कोविड-19 के बाद क्या हुआ, सिनेरियो चेंज हो गया और हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी के बारे में नए नए डिसीजन लेने के लिए रीथिंक करने लगी और 2.0 वाले सेशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काफ़ी बात होने लगी। इंडिया ने इसी साल यूनाइटेड अरब नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कंक्लूड किया, ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स भी किए। हम इस टाइम प्रमोट कर रहे हैं और इस टाइम पे IPF और RCP का मेंबर ना बनना और इंडिविजुअल स्टेट्स के साथ FTA साइन करके हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि हम लोग बायलेटरल एग्रीमेंट्स को फेवर करते हैं, ना कि मल्टीलेटरल, प्लूरिलेटरल या फिर सॉफ्ट एग्रीमेंट्स को।
चाइना फैक्टर है कि हम जो न्यू दिल्ली ने ये डिसीज़न लिया है इससे बाहर रहने का IPEF से, उसमें चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि चाइना जो है वो इससे बाहर है। चाइना की एब्सेंस IPEF में देखी जा सकती है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा इंडिया बाहर हो गया, क्योंकि एशिया में चाइना की इकोनॉमिक हेजेमनी देखी जा सकती है और चाइना इसमें नहीं इंक्लूडेड है, तो इंडिया ने भी इसमें इंक्लूडेड होना ना सही नहीं समझा। और इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ये फियर भी है कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी वेपनाइज्ड हो सकती है। बीजिंग उसको वेपनाइज कर सकता है अपने जियोपॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। अगर हम इसको मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं, इसको साइन करते हैं, इस अरेंजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए डाउट था, इसलिए भी हम पीछे रहे। और ऐसे चैलेंजेस से डील करने का वायबल ऑप्शन केवल यही है कि हमें ऐसे चैलेंजेस को फेस करना होगा। मतलब चाहे शॉर्ट टर्म में हमें कुछ कॉस्ट इसके लिए उठानी पड़े, लेकिन इवेंचुअली हमें चैलेंज को फेस तो करना ही होगा। अब एक सिनेरियो देखिए कि हमारे बीच मई 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों मिलिट्रीज़ के बीच, इंडिया और चाइना की मिलिट्री के बीच। तो भी इंडिया और चाइना का ट्रेड जो है वो पिछले साल में बढ़ा ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया के लिए चाइना के साथ ट्रेडिंग करना, अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया के लिए बेटर होगा कि वो इस इशू से डील करना सीख ले रादर देन इसको अवॉइड करने के। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की। हम इसको IPEF को, RCP को ज्वाइन करके ऐसा कर सकते हैं। इंडिया को शर्माना नहीं चाहिए, अपनी ट्रेडिंग को चाइना से हटाकर दूसरी तरफ फैलाना चाहिए, मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स का पार्ट बनना चाहिए और ऐसे अरेंजमेंट्स का पार्ट बनना चाहिए, ऐसे अरेंजमेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए जिनमें चाइना की प्रेजेंस नहीं है। और दूसरा रीज़न क्या है कि IPEF ना ज्वाइन करना हमारे लिए एक बहुत गलत आइडिया था कि इंडिया के लिए अपने आप को रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसे रीजनल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हम अपने आप को रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा रीज़न क्या है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कुछ डीपर चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया का काफ़ी अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है? क्योंकि कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने चाइना को छोड़ा आफ्टर कोविड-19, तो वो US के साथ डीकपलिंग कर गई, वियतनाम के साथ भी डीकपलिंग कर गई, लेकिन इंडिया की साइड कोई नहीं आई। तो ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को इंडिया की तरफ बढ़ाने के लिए हमें ऐसी मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स का पार्ट बनना होगा। फोर्थ क्या रीज़न है, हम अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी सीरियस हैं और मैरीटाइम हमारी जो स्ट्रेटजी वो केवल मिलिट्री नेचर की भी नहीं है। तो इस टाइम हमें ये नीड है कि जो रीजन में जो भी देश हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेक हमें इंडिया में क्रिएट करना है। और इंडिया की जो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो फिर से लुक ईस्ट पॉलिसी बन जाएगी। पहले लुक ईस्ट थी, फिर हमने एक्ट ईस्ट किया, और अगर हम अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ाएंगे अपनी तो वो फिर से लुक ईस्ट बन जाएगी। इंडिया का एशियन कंट्रीज़ के साथ भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है और इंडिया के लिए ऐसी ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है जहां चाइना पार्ट नहीं है। और ऐसी स्टेट्स जहां जो सप्लाई चेन है वहां सबसे ज़्यादा नॉन रीजनल स्टेट्स में आती है। मतलब नॉन रीजनल स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट जहां ज़्यादा हो वहां इंडिया को पार्ट ज़रूर लेना चाहिए। एक और इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि इंडिया क्यों हेजिटेट करता है कोई भी रीजनल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट को ज्वाइन करने का, वो है पोटेंशियल रीजनल इकोनॉमिक आइसोलेशन। इंडिया को डर है कहीं चाइना उसको इकोनॉमिकली आइसोलेट ना कर दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा चाइना के साथ हो रहा है, तो इकोनॉमिक आइसोलेशन का भी डर है हमें। उसके बाद इंडो पैसिफिक मूवमेंट मिसिंग कैसे, हमें पता है जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा न्यू दिल्ली का RCP और IPEF को ज्वाइन ना करने का? इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे मिस आउट कर जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन के जो बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिस कर देगा। और इंडो पैसिफिक और क्वाड जो है मिलिट्री अरेंजमेंट्स नहीं है, ऐसा इंडिया ने काफ़ी बार क्लियर किया है। इसलिए इन्हें जियो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट की तरह कैरेक्टराइज किया जाना चाहिए, सो दैट जो मेंबर्स हैं उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इससे परस्यू किए जा सकें। उसके बाद न्यू दिल्ली ने इस रीजन के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को काफ़ी अंडरमाइन कर रखा है, जो कि नहीं करना चाहिए। अभी भी हमारे लिए रास्ते खुले हैं, अभी भी हम रीथिंक कर सकते हैं अपने डिसीजन को
अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा सकते हैं। अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने डिसीजन को रीथिंक करने की। आरसीपी को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, सीपीटीपीपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीटीपीपी क्या है? ये इसमें यूएस नहीं है, सबसे पहले तो चाइना इसमें आना चाह रहा है, और अगर तीनों के लिए तीनों को ज्वाइन करना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग आईपीएफ से करनी चाहिए, फिर सीपीटीपीपी को करना चाहिए, और फिलहाल चाइना इन दोनों का ही पार्ट नहीं है, तो इन दोनों का पार्ट हमें बनना चाहिए। और इंडिया को मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भी पार्ट बनना चाहिए, जो कि यूएस लेड 11 मेंबर ग्रुप है, जिसका काम क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योर सप्लाई चेन इंश्योर करना। तो एट लास्ट ये कहा गया है कि हमें अपने हिस्टोरिकल हेजिटेशंस को छोड़ना होगा, अपने फोबियास को से लड़ना होगा, और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स करने होंगे। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है जेंडर पे गैप से रिलेटेड। ऑल्दो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ जल्दी। 18 सितंबर को 3rd इंटरनेशनल इक्वल पे डे हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो जेंडर पे गैप को क्लोज करने के लिए हमारी प्रोग्रेस है, इसको रिफ्लेक्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। कोविड-19 के टाइम्स पे काफ़ी डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट देखा गया है वीमेन पे एज कम्पेयर टू मैन। उनकी जॉब भी लॉस हुई है और इनकम लॉस भी हुई है। कैसे समझते हैं? इनका दोहरा नुकसान हुआ है वीमेन का। सबसे पहले तो नुकसान ये हुआ है, काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बुरी तरह हिट हुए हैं कोविड-19 से, वो बंद हो गए, तो इनकी इनकम पे सवाल उठ गया वीमेन की। दूसरा, कोविड-19 टाइम पे इन्होंने अपने आप को चिल्ड्रन और एल्डरली की फुल टाइम केयर में डिवोट कर लिया, तो भी इनका लिवलीहुड जो है वो फोरगोन हो गया। उसके बाद दोनों के बीच, मैन और वीमेन के बीच एक वाइडर पे गैप देखा जा सकता है। आईएलओ की रिपोर्ट आती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21। उसमें क्या कहा गया है कि जो वेजिस का डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट है वो वीमेन की पे ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू मैन, और इसी वजह से वेज रिडक्शन की वजह से जो जेंडर पे गैप है ये और भी बढ़ जाता है। इंडियन वीमेन जो है 1993-94 में 48% कम कमाती थी मेल से, अपने मेल काउंटर पार्ट से, मतलब सेम काम के लिए उनको 48% कम पे किया जाता था। 2018-19 में ये सिनेरियो 28% तक आ गया था, लेकिन ये कोविड-19 में फिर से 7% ये इंक्रीज़ हो गया, ऐसा कहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने। और डाटा ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो फीमेल वेजेस हैं वो पेंडेमिक के दौरान काफ़ी डिक्लाइन हो गई थी, और मेल वेजेस की ग्रोथ बढ़ी हुई है। इसलिए इस मैटर को एक अर्जेंट पॉलिसी अटेंशन की ज़रूरत है। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारे एक्ट्स लाए हैं इस मैटर में इक्वल पे के लिए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लाया गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में लाया गया, 2019 में कोड ऑफ वेजेस लाया गया, मनरेगा जो लाया गया था 2005 में, उसने रूरल वुमेन वर्कर्स को बेनिफिट किया था और जेंडर पे गैप को रिड्यूस किया था डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। 2017 में गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया, उसको अमेंड किया, और जो मैटरनिटी लीव थी उसको 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक तक कर दिया था, और ऐसे जगह पे किया था जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ये सभी स्टेप्स लिए। उसके साथ साथ स्किल इंडिया मिशन जो हम लेके आए थे उसमें भी वीमेन को ज़्यादा से ज़्यादा लिवलीहुड देने की बात की गई और जेंडर पे गैप को कम करने की बात की गई। ऐसा हमने एक्शन लिया है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से अभी ये जेंडर पे गैप कम हो रहा है, ऐसा इसको पूरी तरह ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 70 ईयर्स लग जाएंगे। इसलिए हमें एक एक्सेलरेटेड और बोल्ड एक्शन की ज़रूरत है, सो दैट इस जेंडर पे गैप को जल्दी से जल्दी क्लोज किया जा सके। UN SDG का गोल नंबर जो 8 है उसका यही है मिशन की 2030 तक अचीविंग फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल वीमेन एंड मैन इंक्लूडिंग फॉर यंग पीपल एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज एंड इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है। उसके बाद लास्ट में क्या कहा गया है कि सोशल जस्टिस अगर हमें वर्किंग वुमेन को प्रोवाइड करवाना है तो सबसे पहले हमें जेंडर पे गैप को ही ख़त्म करना होगा। इससे हमारा नेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगा। इसमें यही था। वोकैबुलरी देख लेते हैं। वोकैबुलरी के 2 वर्ड्स हैं, एडमोनिशन चेतावनी, वार्निंग अलर्ट, दूसरा एप्लॉम अभिमान प्राइड। ये दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं, आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब जो आज का क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं। मूवमेंट थी एक साइड लीडर्स थे। देखते हैं कौन कौन से लीडर्स
किस मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग से महात्मा गांधी एसोसिएटेड थे। ऑल इंडिया किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती भी एसोसिएटेड थे। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से ईवी रामस्वामी नायकर या फिर पेरियार जिन्हें हम कहते हैं वो भी एसोसिएटेड थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि तीनों पेयर्स करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया था क्योंकि पेरियार से रिलेटेड हमने आर्टिकल्स किए हैं 2 दिन कॉन्टिन्यूसली, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर हेल्पफुल लगा है। अगर रियली में लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।